चलो बैटरीज के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि दो तरह की बैटरी थी। आइडियल वो है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और ऑब्वियसली इनका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। रियल बैटरीज वो हैं जिनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और ईएमएफ इज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस माइनस आईआर। प्लस कब आ रहा था? अगर करंट ऐसे गया तो ईएमएफ प्लस आईआर ये पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये बैटरी चार्ज हो रही होगी, और अगर करंट ऐसे गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आईआर है जब ये डिस्चार्ज हो रही होगी। ठीक है, तो हम इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इन ओपन सर्किट। अगर हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो जो और सही बात है I की वैल्यू 0 रख दो तो V की वैल्यू E आएगी। अब यहां समझिए कि EMF रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बैटरी। पूरी बैटरी के लाइफ के दौरान EMF नहीं बदलता। मतलब अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो हमेशा 1.5 वोल्ट की ही रहेगी, चाहे आप फ्रेश खरीदो चाहे उसको अच्छा खासा यूज करने के बाद। तो दरअसल ऐसा क्यों है ये आपको केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, एक टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री में आपको इस चीज़ की वजह मिलेगी कि आखिरकार ये कांस्टेंट क्यों है। फिलहाल इतना याद रखिए कि ईएमएफ कभी नहीं बदलने वाला है सेल का। अब बात ये उठती है कि अगर ईएमएफ नहीं बदलता इसका मतलब कि सेल तो हमारे हमेशा चलने चाहिए। अंतर क्या है कि दरअसल ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इंक्रीजेस विथ यूजेस। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बढ़ने लगेगा यूज होने के साथ। तो बैटरी जितनी यूज होती रहती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता रहता है। वजह समझिएगा कि ऐसा था, ये बैटरी है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ढेर सारे आयंस हैं। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस बहुत सारे पेयर थे, प्लस भी मूव कर सकते थे माइनस भी मूव कर सकते थे, सभी फ्री आयंस थे। लेकिन क्या हुआ, हमने यहां से करंट खींचा, हमने यहां करंट खींचा तो जैसे नेगेटिव यहां आए पॉजिटिव इधर आए, क्योंकि नेगेटिव इस टर्मिनल पे आए पॉजिटिव इस टर्मिनल पे आए। ठीक है, या आप ऐसे सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरे में मान लीजिए ऐसे समझते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे फ्लो किया है, उल्टा समझिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से निपट गया और यहां से नेगेटिव चार्ज यहां गया। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है समझिएगा, इनडायरेक्टली हो ऐसा रहा है कि यहां से ये नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं और यहां नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं। तो हर एक नेगेटिव के फ्लो करने के साथ इसका एक नेगेटिव भी खर्च हो गया, इसका एक पॉजिटिव भी खर्च हो गया, तो ये खत्म हो गया, अगली बार में ये पेयर खत्म हो गया। तो धीमे धीमे नंबर ऑफ फ्री आयंस जो थे वो डिक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्री आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो याद करिए कंडक्टिविटी क्या थी, Ne स्क्वायर टॉ बाय m, ये थी कंडक्टिविटी हमारी। तो नंबर ऑफ फ्री आयंस कम होने लगे, यही तो था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां नंबर ऑफ फ्री आयंस होंगे, ये कम होने लगे तो कंडक्टिविटी कम होने लग गई, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ने लग गई। तो दरअसल हम क्या करते हैं, तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि कंपेयर करिए आप फ्रेश बैटरी को, ये हमारी फ्रेश बैटरी है और ये ऑलमोस्ट डेड है। ये फ्रेश बैटरी जिसमें ढेर सारे प्लस माइनस हैं, और ये डेड है जिसमें गिने चुने ही बचे। अब अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती तो यहां भी 1.5 वोल्ट ही है, 1.5 वोल्ट
और इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम। ये भी 1.5 वोल्ट है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां फ्री आयंस काफी ज्यादा थे और ये जब आप इससे करंट ड्रॉ करोगे तो दरअसल इसके आयंस ही तो मूव करेंगे, आयंस खत्म होने लगेंगे और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये बैटरी रिचार्जेबल होती तो हम वापस से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस पैदा कर सकते हैं। अब बैटरी इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नहीं। वंस अगेन केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में आएगा ये सब, तो वहां पढ़ लीजिएगा, वहां समझ में आएगा कि बैटरी कौन सी रिचार्जेबल होती है। जैसे लिथियम आयन, ये रिचार्जेबल बैटरी है। फिलहाल बस ऐसा समझिए कि अगर बैटरी फ्रेश है या फुल्ली चार्ज है मतलब इसके अंदर फ्री आयंस बहुत सारे हैं। डेड हो गई मतलब फ्री आयंस कम हो गए। पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन रेजिस्टेंस खुद का इतना ज्यादा है कि ये करंट ज्यादा नहीं भेज पाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि बैटरी यूज करने के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जनरली ये इसी को हम कैपेसिटी कह सकते हैं। और कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है? मिली एम्पियर और। ये बैटरी की कैपेसिटी है। तो दरअसल ये कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। अब जरा देखें, मिली एम्पियर क्या है? करंट। और क्या है? टाइम। तो करंट इनटू टाइम की यूनिट क्या हो गई? चार्ज। तो जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी अगर 2000 mAh की है, मिली एम्पियर और की है, इसका मतलब 1 घंटे के लिए ये 2 एम्पियर करंट सप्लाई कर सकता है, इतना सप्लाई कर सकता है। और इसके बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मतलब इसके अंदर इतने आयंस स्टोर्ड हैं। आप 1 एम्पियर के लिए 1 घंटे के लिए 2 एम्पियर ले लो, या आधे घंटे बैटरी चलाना है तो 4 एम्पियर ले लो, आपको 2 घंटे चलाना है तो 1 एम्पियर ले लो। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कितनी देर में बैटरी डिस्चार्ज होगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना करंट उससे खींच रहे हो। ज्यादा करंट खींचोगे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, कम करंट खींचोगे देर लगेगा, ठीक है। तो यही लैपटॉप मोबाइल वगैरह में होता है कि कुछ mAh की बैटरी होती है, आप हैवी गेम्स खेल लो, आप ज़्यादा करंट उससे ड्रॉ कर लो, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कम करंट ड्रॉ करोगे देर तक चलेगी। जैसे आप नॉर्मल जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक, इनमें जो बैटरी डलती है ये 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये एक आध साल तक चल जाती है। लेकिन आप सिंपल टॉयज में जो यही बैटरी डालें तो ये आधे घंटे भी नहीं चलती। तो अंतर क्या है कि यहां करंट हम ज्यादा खींच रहे हैं, यहां करंट काफी कम खींच रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम तक चल जा रही है, ठीक है। और जो नॉर्मल बैटरी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइट वाली प्रोसेस है, इसीलिए वो एक बार डेड हो गई तो वो डेड हो गई, फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दो चीजें कि दरअसल हम 3 चीजें समझ रहे हैं यहां, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपेसिटी। अब आइडियल बैटरी अगर होती तो आइडियल बैटरी का ईएमएफ तो पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, कैपेसिटी इनफाइनाइट। तो आइडियल बैटरी कितने भी वोल्ट की हो क्योंकि वो करंट हमेशा सप्लाई कर सकती है, लेकिन होती तो है नहीं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तो रियल बैटरी ही होती हैं जिनकी अपनी एक कैपेसिटी भी है और जिनका अपना एक रेजिस्टेंस भी है। तो यूज करने के साथ इसमें स्टोर्ड चार्ज या स्टोर्ड आयंस कहना चाहिए क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है। कंफ्यूज मत होइएगा कि बैटरी पे चार्ज है कुछ, नेट चार्ज तो 0 है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब करंट फ्लो करेगा तो प्लस इधर जाएंगे और माइनस इधर जाएंगे और दोनों का करंट ऐड हो जाएगा, तो ये एडिटिव आयंस है, दोनों फ्री टू मूव है। चलो, तो पहले तो ये प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम रियल बैटरी से करंट निकालते हैं। तो हमने ये लोड लिया, लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, आप समझिए कोई मोटर इससे चला रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, कोई बल्ब चला रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, वॉट एवर इट इज कॉल्ड लोड। जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिस पे आप सप्लाई लेने वाले हैं, ये स्मॉल r, ये E। लेकिन इसमें से करंट कितना जाएगा, ये आएगा E/R+R, ये करंट है। अब जरा करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाते हैं।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा कितना, E/R। लेकिन ये बढ़ता जाएगा, करंट गिरता जाएगा, हाइपरबोला बनेगा। और सही बात है, यूज करने के साथ ये बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। डिस्चार्ज होती रहेगी मतलब इसके अंदर आयंस कम होने लगेंगे। आयंस कम होने लगेंगे तो कंडक्टिविटी गिरेगी, रेजिस्टिविटी गिरेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो करंट जितना हम पहले ले पा रहे थे उतना अब नहीं ले पाएंगे। ठीक, अब हम दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं अक्रॉस बैटरी। दूसरा टर्म पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी भी E-IR होगा। और शायद ये समझ पा रहे हो, यही I कैपिटल R है। क्यों? जो इसके अक्रॉस डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। और I की वैल्यू छापूं तो ER/R + R। और इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। I में एक R ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी भी बदल रहा है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी करंट ज्यादा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ज्यादा था। ठीक, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, E। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। लेकिन आगे जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगा। इंटरेस्टिंग चीज इसमें तीसरी है, पावर ऑब्टेन्ड एट R। कैपिटल R पे पावर कितनी मिलेगी, इस पे पावर कितनी मिलेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। I कितना है, E/R + R का होल स्क्वायर × R। ये पावर का फॉर्मूला है। वंस अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो पावर मैक्सिमम आएगी, कितनी, E²/R। इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, पावर 0 आएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी अलग अलग स्मॉल r की वैल्यू के लिए कैपिटल R कांस्टेंट है। मैं अलग अलग स्मॉल r के लिए पावर देख रहा हूं तो पावर भी इस तरह आ रही है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें थी। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में है ये देखते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड या एब्जॉर्ब बाय बैटरी। तो ये बैटरी कुछ ऐसी है और ये एनर्जी सप्लाई कर रही है, और सप्लाई करने के लिए करंट ऐसा जाएगा। अब जरा यहां समझिएगा, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस रेट से कन्वर्ट हो रही है, और ये है E × I। EMF में करंट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है। समझते हैं कैसे। तो यहां पे जो चार्ज है ये इस चार्ज को एक एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, E। तो Q × E ये इसने सप्लाई किया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि कुछ इस I² की वजह से एनर्जी में लॉस हो गया। मतलब मैं यहां लिखता हूं सेकंड, जब तीनों लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ हीट dissipated at battery, and this is equal to I² R। और थर्ड वन, rate at which energy is supplied to external circuit। और शायद ये समझ गए होंगे, EI - I² R। ये आया। दरअसल इस बैटरी ने किस रेट से सप्लाई की थी, वो E × I है। ये इस रेट से अपनी टोटल एनर्जी खर्च कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ खुद पे ही चला गया, बचा हुआ कहीं और गया। क्यों? अगर हम इसको बनाते तो E और R को ये कुछ ऐसे बनता। इसको बगल में बना लेते हैं, ये इधर बना लेते हैं। अब देखिए, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखा था बैटरी का वर्क डन ये है, और I² R और I² R ये दोनों पावर इसके बराबर आनी चाहिए। तो ये हमारी एक्सटर्नल पावर है,
ये हमारी खुद बैटरी पे हीट आ गई, बची हुई है। तो शायद समझ गए, जब हम बैटरी से खर्च करते हैं, करंट लेते हैं, तो उसके अंदर जो हीट डेवलप होती है वो I²R होती है। और ये आपने पक्का नोट किया होगा कि जब आप मोबाइल पे कैमरा यूज़ कर रहे हो या हैवी गेम्स यूज़ कर रहे हो, मतलब मोबाइल ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, और ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ये I²R वाला टर्म ज़्यादा होगा, तो बैटरी गर्म होगी। ठीक है, तो इसीलिए मोबाइल का बैक पैनल इतना गर्म होता है। या लैपटॉप, जब काफ़ी इंटेंसिव कुछ काम करवाओगे लैपटॉप से तो करंट ज़्यादा खींचेगा, I²R ज़्यादा होगा और पावर डेवलप्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से एफिशिएंसी कम है। क्यों? क्योंकि हम इस पावर का बहुत सारा हिस्सा यहाँ खर्च कर दे रहे हैं, इसीलिए बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि जल्दी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा करंट खींचोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी खींचोगे, उतनी ज़्यादा हीट भी डेवलप होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसी को चार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए बात करूं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, तो ये कुछ ऐसे करंट ऐसा गया और ये कुछ ऐसे हो। ठीक है, इसमें चलो ये और लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ये कितना आया था, V = E - IR। चलो यहां देखें, तो यहां रेट ऑफ गेन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू EI गेन। दूसरे में रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अभी भी हीट प्रोड्यूस होगी बैटरी पे, ऐसा नहीं होगा कि हीट एब्जॉर्ब होगी। गर्म यहां भी हो रहा था, गर्म यहां भी बैटरी होगी। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एट बैटरी इज इक्वल टू I²R, I कैपिटल I स्मॉल I सब एक ही चीज है। तीसरा नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, और नेट एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड है वो जरा देखिए EI + I²R है, क्योंकि दरअसल जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो पूरी की पूरी इसको चार्ज करने में खर्च नहीं हो रही है। EI तो इसको चार्ज करने में खर्च हो गया, I²R जबरदस्ती का है। तो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, E + IR। हालांकि आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये नेट पावर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E - IR, इसमें I का मल्टीप्लाई करो तो EI - I²R, ये नेट पावर है और सप्लाई कर रहा है। यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ये है, I मल्टीप्लाई करो तो EI + I²R, ये नेट पावर है जो ये बैटरी एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब दो तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है, एक केमिकल एनर्जी बढ़ा रही है, एक खुद पे हीट आ रही है। अच्छे से सोचिएगा, आपको बिल्कुल कॉमन सेंस दिखेंगी चीजें। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी या रेट ऑफ गेन ऑफ केमिकल एनर्जी, ये तो EI ही है। आपने EMF के अगेंस्ट कितना काम किया या EMF ने कितना सप्लाई किया था, लेकिन पूरा हमें नहीं मिल पाया, I²R चला गया। यहां वो तो हमें देना ही पड़ा, I²R भी देना पड़ा। तो ये अगला कॉन्सेप्ट कि बैटरी एक्चुअली एनर्जी कैसे सप्लाई करती है। तो दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड द रिमेनिंग पार्ट, that means total chemical energy that has been converted to electrical energy minus part of the electrical energy that has been converted to heat. The difference appears as the energy that is given to external circuit. Actually I should say कि power, net power given to external circuit. Combination of batteries, पिछली क्लास में थोड़ा सा हम बात कर चुके हैं, सीरीज में थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं इसमें। तो देखिए, अगर बैटरीज ऐसी हैं R1, R2, E1, E2, तो दे कैन बी कंबाइंड एज अ सिंगल बैटरी ऑफ EMF E1 + E2, रेजिस्टेंस R1 + R2। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा वही इसके अक्रॉस आना चाहिए। तो यहां देखिए, E1 बढ़ा, E2 बढ़ा, E1 + E2 बढ़ा, IR बढ़ा, IR बढ़ा,
तो यहां भी बढ़ेगा, और अगर आई आर यहां घटा, आई आर यहां घटा, तो यहां भी आई आर वन प्लस आर टू ही घटेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां आएगा हमेशा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आएगा, मतलब हम इनको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इन सीरीज हम बात कर चुके हैं, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आई। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इन पैरेलल, अब हम ये देखते हैं। तो जैसे एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, मतलब हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम किसी तरीके से एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर पाए, E1 R1 E2 R2, इसको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर पाए, तो हमारे लगभग पुराने क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे याद करिए, याद दिलाता हूं ये वाले क्वेश्चन। जैसे ये था, ये क्वेश्चन था, अब करंट निकालना था, तो यहां क्या करना पड़ रहा है, हमें नोड मेथड लगानी पड़ रही है। जीरो यहां पे x मानना पड़ेगा, तीनों का फिर समेशन जीरो करेंगे तब आंसर आएगा। सीरीज पैरेलल में तो कंबाइन हो नहीं सकते। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये दो एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस हो जाते, तो अब ये एक लूप बनती अकेली। ये अगर एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस हो जाते, अब तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते। इसीलिए हम ये जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। अब जरा समझिए कि अगर ये बैटरी इस बैटरी की तरह है, तो हमारे पास दो अननोन है, एक E अननोन है, एक R अननोन है। तो दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका बिहेवियर इन ओपन सर्किट और बिहेवियर इन शॉर्ट सर्किट, दोनों में एक सा होना चाहिए। ओपन सर्किट मीन व्हेन करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी एंड व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी। तो ये मैं बनाता हूं नीचे, इसका इक्विवेलेंट हम ये बनाने वाले हैं, R और E। तो पहला केस, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम इक्विवेलेंट बैटरी, इसका मतलब बेहतर है मैं लिखूं ओपन सर्किट में हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों चीजें बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। ये मैंने रेजिस्टेंस बगल में उठा के रख दिया। अब एक सा होना चाहिए, तो एक सा यहां क्या चाहिए हमें, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां आए वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आना चाहिए। दोनों जगह अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया तो इक्विवेलेंट है। अब जरा समझिए, यहां पोटेंशियल डिफरेंस तो E के बराबर ही है। क्यों? अगर हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ये जरा समझिए। करंट यहां से नहीं जा रहा है, करंट यहां से नहीं जा रहा है, लेकिन यहां से आपस में तो जा सकता है। I इधर गया, I इधर गया, I गया, I वापस आ गया, तो इस पूरी लूप में तो करंट फ्लो कर रहा है, बाहर से भले ना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहां से देखूं तो E1 माइनस I R1 है। यहां से इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 बढ़ा, I R1 घटा। ऑब्वियसली ये E2 प्लस I R2 भी है। यहां से देखो तो E2 बढ़ा और अगेंस्ट गए करंट के I R2 बढ़ा। ऑब्वियसली दोनों से आंसर सेम आएगा। करंट I की वैल्यू कितनी है इस लूप के लिए, सिंगल लूप है, तो E1 माइनस E2 बाय R1 प्लस R2, पिछली क्लास में सीखा था। तो अब ये यहां पुट कर दूं, तो E1 माइनस I, E1 माइनस E2, R1 प्लस R2 इंटू R1। E1 R1 E1 R1 कट गया, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2। ऑब्वियसली इससे भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। तो मैं सीधे ये रिजल्ट लिख देता हूं। तो रिजल्ट आया हमारा E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। और ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि E की वैल्यू ही E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि EMF हम कितना लेंगे। तो अगर इस इक्विवेलेंट बैटरी का EMF ये ले लिया तो ओपन सर्किट में दोनों का बिहेवियर एक सा है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, काम हुआ नहीं है। स्मॉल r तो अब भी नहीं पता, और पता चलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। पोटेंशियल डिफरेंस में R का रोल ही नहीं आएगा। और अगर R पता करना है तो वी नीड वन मोर इक्वेशन, तो वो मैं यहां लिखता हूं। When
current is being drawn from battery. मतलब मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं. शॉर्ट सर्किट मीन्स इसको आपस में जोड़ दिया, और ऑब्वियसली तो यहां पे ये ऐसे जुड़ गया होगा, ये E और R, E1 R1, E2 R2. तो जो करंट यहां से जाएगा वही करंट अगर यहां से चला गया तो अब दोनों का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट में भी एक सा है. अब यहां करंट कितना जाएगा, तो ये तो महाटप्पा है. यहां करंट कितना जाएगा, तो यहां से करंट जाएगा कितना वो निकालने के लिए यहां से अगर I1 गया, यहां से I2 गया, तो इस I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी. अब I1 की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल आसान है, ये 0 माने, ये 0 होता तो ये E1 आता, तो E1 माइनस 0 बाय R1, यहां से 0 ये E2, E2 माइनस 0 बाय R2, ये I है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2. और ये करंट जो यहां मिला है और ये करंट जो यहां मिला है ये सेम होने चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट होंगे. तो E बाय R इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2. अब जरा देखें E की वैल्यू कितनी है, E1 R2, E2 R1, R1 प्लस R2 वो लिख चुके हैं हम, इंटू स्मॉल r. ये भी E1 R2, E2 R1, R1 R2. ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो कट गया. और स्मॉल r इधर पहुंचा तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, R1 R2 बाय R1 प्लस R2. मीन्स ये बड़ी अच्छी जुगाड़ बन गई कि हमें E भी मिल गया, R भी मिल गया. मीन्स these two batteries can be written as a single battery of EMF given by this expression and internal resistance given by this expression. तो ये बहुत अच्छी जुगाड़ की तरह काम करेगा हमारे लिए. चलो तो अब डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं. उसके पहले हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और देखते हैं कि हमने ये बात की कि ये R1 R2 बाय R1 प्लस R2 है. R1 R2, पहले R इक्विवेलेंट देखें. R इक्विवेलेंट तो ऐसे लगा मानो ये दो पैरेलल में कंबाइन हो गए, और बात सही है. अगर ये दोनों EMF 0 होते, अगर ये दोनों EMF 0 होते तो ये प्योर रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए. तो वेरीफाई हो रहा है, अगर E1 E2 0 होते तो ये आंसर आना था. तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों कंबाइन है ये समझ में आ गया. बैटरीज कैसी हैं, E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2. तो ऐसे लग रहा है जैसे E1 और E2 को R1 रेशो R2 में बांट दिया हो. E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2. तो ये आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है. तो ये याद रखना आसान हो जाएगा. मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है उसकी तरफ आएगा. जैसे अगर सिमेट्री होती, जैसे मान लीजिए ये 2 ओम 2 ओम 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो इसकी इक्विवेलेंट बैटरी क्या बनती, तो बैटरी का इक्विवेलेंट E1 R2 12 और 12 24 बाय 4 6 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम. और बात सही भी है, ऐसे सोचिए 6 वोल्ट और 6 वोल्ट को 2:2 में बांटो तो 6 पे ही तो रहेगा, और 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम. ठीक है. और देखिए अगला, इसमें जरा ये सोचिएगा, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2, इसको रिप्लेस करना. अब जरा देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है, 2 और 0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 इंटू 0 बाय 2 प्लस 0 0, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं आया. अब इसका 6 इंटू 0 ई इक्विवेलेंट, E1 R2 E2 R1 4 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 0, कितना आया 4. मतलब ये एक सिंगल 4 वोल्ट की आइडियल बैटरी की तरह है. अब ये इत्तेफाक नहीं था,
जरा सोचिएगा, ये 0 है, ये पक्का 4 है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस इसका वोल्टेज हमेशा 4 आएगा। इसका मतलब ये पूरा केस ऐसा है कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 4 का ही रहेगा, भले चाहे करंट यहां से कुछ भी जाए, यहां से कुछ भी जाए। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट मेंटेन्ड है, दैट मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट ईएमएफ। मतलब एक रियल और एक आइडियल बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो वो आइडियल बैटरी ही आएगी। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडियल नहीं आती, क्योंकि जैसे 6 वोल्ट ऐसा होता, 4 वोल्ट ऐसा होता, तो इनका कॉम्बिनेशन 10 वोल्ट और 2, लेकिन पैरेलल में आइडियल बैटरी है। हाँ, बहुत ही कॉमन ये बच्चों का डाउट रहता है कि अगर मैंने 6 वोल्ट और ऐसी 3 वोल्ट बैटरी ऐसे लगा दी तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है? तो रेजिस्टेंस तो पक्का 0 है। अब ये करते तो 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 बाय 0 प्लस 0, आंसर इज 0 बाय 0 फॉर्म। दैट मीन्स आंसर इज नॉट डिफाइंड। और बात बिल्कुल सही भी है। जरा समझिए, ये तो कंट्राडिक्शन है। ये 0 था, इसने कहा इसका वोल्टेज 3 होना चाहिए, इसने कहा इसका वोल्ट 6 होना चाहिए। 3 और 6 आपस में बराबर, मैथमेटिकली रॉन्ग है। अब आप ये कहें कि हम कनेक्ट तो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होता है, तो उनको आप कंबाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेजिस्टेंस 0 एक हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमुलेशन में भी ऐसे कंबाइन करके देखोगे तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या मैट्रिक्स एरर ऐसा कुछ मैसेज देगा, ठीक है। इसमें एक और समझने वाली बात कि यहां पोलैरिटी मैटर करती है, दिखाता हूं। अगर बैटरी एक सीधी लगी थी, एक ऐसी लगी थी, 6 वोल्ट 2 ओम, ठीक है, 4 वोल्ट 1 ओम। अब हमें लिखना था इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो हम कैसे देखेंगे वो समझिए। E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ये बनता। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आया 6, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आया 8। बड़ा कौन सा है? ये वाला, अपोजिट है, बड़ा ये वाला है, तो ये 8 वाला प्लस है, 6 वाला माइनस है, बाय R1 प्लस R2 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2/3। और कौन जीता? ये वाला। तो बैटरी किसकी बनेगी? इस वाले की हिसाब से। तो ये पोलैरिटी ऐसी बनेगी। रेजिस्टेंस में तो लफड़ा ही नहीं है, 2/3 हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेम पोलैरिटी है तो वैसे ही आएगा, सेम पोलैरिटी है वैसे ही आएगा। अपोजिट पोलैरिटी है तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा E1 R2 बड़ा है कि E2 R1 बड़ा है। तो इन दो प्रोडक्ट में जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आ जाए, जो बैटरी ज्यादा आ जाए वो नहीं। जैसे 6 वोल्ट बैटरी बड़ी है 4 वोल्ट से, लेकिन पोलैरिटी तो इसकी बनेगी। क्यों? ये मल्टीप्लिकेशन चेक करना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कुछ अभी इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, 6 वोल्ट 3 ओम, ठीक है, 3 वोल्ट 3 ओम, और यहां पे आसान सा कर देता हूं, 6 ओम 3 वोल्ट 1 ओम। अब पूछा होता इसमें करंट निकालना होता मैं, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, जो भी है। तो हम सिंपली इसमें क्या करते कि इन दो को अगर कंबाइन कर दें तो ये क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। 6 और 6 36 और 9 जुड़ रहे हैं 45, 36 और 9 45 बाय 9 कितना आया? 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो ये करंट कितना आया? ऐसी लूप है 5/3 एम्पियर। ये दिमाग में हो जाता, ठीक है। 36 9 45 बाय 9 5 वोल्ट 2 ओम और एक 3 ओम। तो ये जो करंट निकला है जरूर समझिए 5/3 एम्पियर यहां से आया है।
यहां से कितना है, यहां से कितना है वो नहीं पता चला। क्यों? आपने इसको तो कंबाइन करके सिंगल से लिख दिया। तो ये जो 5/3 एम्पियर है वो इस बैटरी या इससे नहीं है, दोनों का समेशन 5/3 है। तो इसमें से I1 है, इसमें से I2 है। अब हमसे पूछा होता बताओ इसमें से करंट कितना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब नोड मेथड यूज कर लूंगा। अगर इसका वोल्टेज 0 है तो यहां से वापस आइए, तो इसका वोल्टेज कितना है 5/3 IR, और ये 5/3 है तो इसका वोल्टेज कितना आ गया 5/3 - 6, 18 - 5 13/3 वोल्ट, और 13/3 आया तो यहां से करंट 0 - 13/3/3 13/9 एम्पियर। अब यहां से करंट देखते हैं तो इसका 5/3 है तो इसका कितना है 5/3 - 3 -4/3, और 4/3/6 2/9, और टोटल समेशन करके देखें तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा 13/9 2/9 15/9 5/3, बिल्कुल सही है। ठीक है। हालांकि एक और तरीका था इसी में ऊपर का आंसर निकालने के लिए, समझिएगा। पहले ये फील करो कि ये फिगर और ये फिगर सेम है, आखिरकार तीनों पैरेलल में ही तो हैं, क्योंकि ये टर्मिनल सब में कॉमन, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर पैरेलल में है। मुझे यहां से करंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप इनको कंबाइन कर देते तो, क्योंकि इनको कंबाइन करते ये दो बदल जाते, लेकिन ये ब्रांच तो अनचेंज रहती, तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। अब इनको कंबाइन करो, ठीक है। तो ये कितना बना 3। अब देखिए यहां तो बैटरी है नहीं, तो बैटरी 0 मान लो, मतलब हम कैसे करेंगे 6 ओम 3 वोल्ट 1 ओम, तो यहां हम 0 वोल्ट की बैटरी सोच लेंगे। अब कंबाइन करो 3 × 1 0 × 6 3/7, तो ये बैटरी एक बनी 3/7 वोल्ट की, पोलरिटी इसकी, इसके पास तो पोलरिटी नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/7 ओम। ऊपर बैटरी कितनी है 6 वोल्ट 3 ओम। तो अब यहां से करंट निकालें ये, तो 6 - 3/7 लूप में जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, बाय 3 + 6/7, ठीक है। 42 - 3 39, 21 और 6 27 13/9 एम्पियर। देखें वही है। तो हमारे पास अप्रोच क्या आ गया, आप किन्हीं भी दो को कंबाइन कर सकते थे। इवन आप बीच वाली ब्रांच में निकालना होता तो पहली और तीसरी को कंबाइन कर देते, तो बीच वाली ब्रांच से निकल आता सीधे। अभी फिलहाल मैंने सबसे पहले इन दो को कंबाइन किया, एक लिखा, करंट इससे निकल आया। फिर मैंने क्या किया था, करंट निकल आया तो नोड मेथड से ये 0 माना, ये V निकल आया, इंडिविजुअली सबसे करंट निकाल लिया। ये बढ़िया तरीका है बिल्कुल। दूसरा ये था कि अगर ये करंट, सिर्फ ये करंट ही पूछा है, तो उस ब्रांच के अलावा बाकी दो को कंबाइन कर दो, तो ये ऐसा बना। और ये आपको सीधे फील आना चाहिए, 6 जुड़ रहा है 3/7 घट रहा है, तो यहां से करंट सीधे आ जाए। एक और एग्जांपल फिर क्वेश्चन देने वाला हूं। चलो अगले एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही बैटरी ले लेता हूं। ये होता जैसे इसमें होता, ईच बैटरी हैज EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ओम कर देता हूं। फाइंड करंट थ्रू 3 ओम और करंट थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से करंट। अब हमें ये निकालना होता। अब ये अगर निकालना है तो पहले हमें ये कंबाइन करने पड़ेंगे। तो जरा समझिए, सभी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इनको कंबाइन करते तो ये क्या बनता, एक सिंगल बैटरी।
और 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट, 2 ओम 2 ओम, सॉरी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम। इनको कंबाइन करते तो ये भी 6 वोल्ट 3 ओम है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये कितना बनता, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट 4 वोल्ट 2 ओम। इन तीनों को कंबाइन कर दो, रेजिस्टेंस ऐसा लिखा, इन तीनों को, तो ये 6 वोल्ट 3 ओम। इस अकेले को 2 वोल्ट 1 ओम, ये बना। अभी भी काम हुआ नहीं है, हमें इनको और कंबाइन कर सकते हैं। तो 6 और 3 18 18/9, या फिर सीधे 6 वोल्ट और 6 वोल्ट को पैरेलल में कंबाइन करोगे 6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 को किसी भी रेशो में बांटो 6 ही आएगा। तो ये बना 6 वोल्ट 3/2 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम, रेजिस्टेंस R कितना है 3 ओम। ये देखें, इनको कंबाइन करते तो 6 × 1 2 × 3 6 माइनस 6 मर गया ये तो, 6 × 1 2 × 3 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया 3/4। ये बना। चलो अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, तो 6 और 4 10, तो करंट जो जाएगा, देखिए आप इसको कंबाइन कर चुके हो, इसको कंबाइन कर चुके हो, ये इंटैक्ट है। तो जो करंट इससे निकला और इससे निकला ये तो सही निकलने वाला है। तो 6 और 4 10 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस 3 और 2 5 प्लस 3/2 प्लस 3/4, एलसीएम 4 40 20 6 3 40/29 एम्पियर। तो ये करंट यहां से 40/29 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इस पॉइंट से करंट। अब इस पॉइंट से करंट निकालना है तो या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप नोड मेथड वगैरह यूज करो। कैसे, आपको इसका वोल्टेज पता है, मान लेते हैं इसका वोल्टेज किस पॉइंट का, इसका वोल्टेज मान लिया 0 है, ठीक है। यहां से जाके इसका वोल्टेज निकाल लो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है फिर निकाल लो। लेकिन बेहतर तरीका होगा, कौन दिमाग लगाए इसमें, हम इसमें आई मान लेते हैं, इसमें से कितना आ रहा है करंट, यहां से कितना 40/29 माइनस आई मान लेते हैं। मुझे यहीं से तो करंट पूछा है, जहां से पूछा है उसको आई मानो, सो दैट बाद में गलती ना हो। और अब इस लूप में आंसर 0 कर दो, तो 6 बढ़ा -3 × 40/29 माइनस आई घटा, प्लस आई बढ़ा प्लस 2 बढ़ा इक्वल टू 0। ये वैल्यू आई की मिल गई। मींस हम क्या कर रहे हैं कि सभी मेथड मिक्सअप कर ले रहे हैं। हम कभी नोड मेथड भी यूज कर लेते हैं, कभी बैटरी कंबाइन करने वाली भी यूज कर लेते हैं। बेसिक हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पहले हम कंबाइन करेंगे एज मैनी एज पॉसिबल। तो सीरीज में तो कंबाइन करना हम जानते ही हैं, अब पैरेलल में भी हम सीख गए और उससे हम करंट निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है तो आप नोड मेथड यूज करिए या अननोन मान के बांटिए, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, ये जो अपना निकला है 40/29 एम्पियर, अगर यहां पूछा होता तो कंफ्यूजन नहीं था, बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों जगह बराबर बराबर आ जाता, लेकिन यहां सिमेट्री नहीं थी, इसीलिए हमें वेरिएबल लेना पड़ा। चलो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को बैटरी कॉम्बिनेशन वाले तरीके से यूज करना है। वैसे आप I1 I2 मान सकते थे, यहां कर सकते थे, नोड मेथड लगा सकते थे, लेकिन कोशिश करिए कि बैटरी को कंबाइन करने वाले तरीके से करें, काफी जल्दी होगा उससे, ठीक है। ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलो सॉल्यूशन देखो, तो हम इनको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करें, तो 6 और 4 24 माइनस 6 24 माइनस 6 18/9, 2 वोल्ट की बैटरी है और ये जीता है, चूंकि अपोजिट पोलरिटी थी तो ये जीता है, तो ये 2 वोल्ट की बैटरी। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम,
मतलब इस सर्किट को इससे रिप्लेस कर दिया, 2 ओम, ये 2 एम्पियर, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। और अब 2 एम्पियर इससे है और इसको सिंगल से रिप्लेस किया तो सिंगल वाले से 2 एम्पियर है। रियलिटी ये है कि I1 और I2 दोनों होते, उनका समेशन 2 एम्पियर है, तो इसकी इक्विवेलेंट बैटरी से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें निकालना है तो हमारी मर्जी, इसको हम 0 मान लें, इसको 0 माना तो यहां से 4 बढ़ा, 4 और बढ़ा, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा और 2 बढ़ा तो 10 आ गया। तो VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहां हमें इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ी, ये 10 वोल्ट। अब हमें यहां से 2 एम्पियर है तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां का कितना है 4 वोल्ट, यहां का कितना है 10 वोल्ट, और ये 10 है तो यहां से मुझे ऊपर से करंट चाहिए, तो 10 - 4 6, 6 - 4 2/3 एम्पियर, 10 - 2 8, 4/6, ये कितना था 10 वोल्ट, 10 में से 4 गए 6, 6 - 4 2/3, 10 और 2 12, 12 - 4 8/6, 4/3। और देखिए वेरीफाई हो रहा है, 2/3 और 4/3 समेशन 2 है। ठीक, तो देखिए इसमें कहीं हमें I1 I2 नहीं करना पड़ा। वैसे पुराना तरीका था, इस पे I भेजो, इस पे हम लिखते 2 - I, लूप लॉ लगा देते, या नोड मेथड 0 और x मानते, फिर सॉल्व कर लेते, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका। सेकंड क्वेश्चन में करंट थ्रू ईच ब्रांच। अब यहां बस मुझे ये करना था, तो ये कॉम्बिनेशन करना सिखाना है इसमें। मुझे जैसे यहां से करंट निकालना था तो मैंने क्या किया, इन दो को कंबाइन किया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो 2 × 2 E1 R2 E2 R1 बाय R1 + R2 ऐसे करते, कंबाइन हो जाता। लेकिन मैं इसमें क्या दिमाग लगा रहा हूं कंबाइन करने के लिए, अच्छे से समझिएगा। ये 2 ओम 6 वोल्ट, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, और मैंने आपसे कहा था कि ये 2 वोल्ट और 6 वोल्ट को R1 R2 रेशो में बांट रहा है, तो 2:2, 2:2 मतलब मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिंगल बैटरी है जो 2 और 6 का मिड पॉइंट है, दैट मींस 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस 2 और 2 का 1 ओम। ऊपर वाली ब्रांच हमारी ज्यों की त्यों रही, 2 ओम 2 वोल्ट। तो करंट कितना आया, यहां से ऐसे मूव करिए, 4 और 2 जुड़ गए, 6/3 2 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर कहां से निकला है, यहां से। मतलब अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट बैटरी मिड पॉइंट पे आएगी। चलो सेकंड पार्ट अब हमें निकालना है। बाकी की जगह तो हम नोड मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कंबाइन ही कर रहा हूं। अब अगर मुझे बीच वाली बैटरी से करंट निकालना होता तो मैं सबसे ऊपर वाली बैटरी और सबसे नीचे वाली बैटरी, इन दो को कंबाइन कर देता हूं। तीनों पैरेलल में है तो ये दो भी पैरेलल में है, तो आप सोच सकते थे कि ये बीच वाला वायर उठा के यहां रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जरा देखिए, ये भी 2 ओम 2 ओम है, 6 वोल्ट 2 वोल्ट है, फिर से मिड पॉइंट आएगा, लेकिन इस बार पोलैरिटी अपोजिट है। तो इनको कंबाइन करते तो 6 और -2 का मिड पॉइंट सोचते तो कितना आता, 6 और -2 का मिड पॉइंट 2 वोल्ट। तो पहली और आखिरी का कॉम्बिनेशन 2 वोल्ट है और 1 ओम है, और 2 वोल्ट कैसा, ऐसा। अब मिडिल ब्रांच बना लो। मिडिल ब्रांच कैसी है, ऐसी। ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट। करंट तो कट गया, दोनों बैटरी कट गई। मिडिल वाली ब्रांच से करंट आया 0 एम्पियर, मतलब लास्ट वाली ब्रांच से करंट हमारा 2 एम्पियर आना चाहिए। देखते हैं, तो लास्ट वाली ब्रांच से निकालना है तो इन दो को कंबाइन करो, ऊपर के दो को कंबाइन कर रहा हूं। 2 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम, अपोजिट पोलैरिटी, और कट गया तो ये सिंगल रेजिस्टेंस बचा कितना, 1 ओम। बैटरी कट गई, सिंगल रेजिस्टेंस 1 ओम। अब 2 ओम और 6 वोल्ट, और ये कितना आया 6/3 2 एम्पियर, और वेरीफाई हो रहा है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा इसमें एक किसी का आंसर निकाल लें। जैसे पहले का आंसर हम निकाल चुके थे, इसके बाद यहीं के यहीं नोड मेथड लगा दो। कैसे, इसको 0 मान लो, इसको 0, तो इस पे 4 घटा 2 बढ़ा -2 वोल्ट। अब ये -2 वोल्ट, तो इसका कितना हो गया 0 वोल्ट, करंट आ गया 0।
ये -2 है, ये 0 है, ये -6 है, -6 और -2 का डिफरेंस 4/2। ठीक है, मतलब एक किसी ब्रांच में निकाल लो और फिर नोड मेथड यूज करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, तीसरे क्वेश्चन में हम इनको कंबाइन कर देते हैं। तो इनको कंबाइन करें तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 6 वोल्ट और 4 ओम, 4 ओम 6 वोल्ट। बीच वाले वायर को तो ये कितना 3 वोल्ट 3 ओम जुड़ी रही है बैटरी। सबसे नीचे देखें तो 4 और 2 6 और बैटरी फिर से जुड़ रही है 6 वोल्ट और 4 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, और वहां पे 4 ओम और 6 वोल्ट, ये बना। अब हमें करंट थ्रू मिडिल ब्रांच, तो इन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं। ये 6 ओम है, वो इसलिए क्योंकि आर इक्विवेलेंट अच्छा आ रहा है इनका। तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा 2 ओम, 2 ओम। यहां कितना बनेगा 6 और 3 18, और बैटरी की पोलैरिटी मैंने बनाई है उल्टी, ये गलती मत करना। बैटरी देखिए, बड़ा डंडा इधर है, छोटा इधर है, बड़ा इधर छोटा इधर, 4 वोल्ट इधर है और 3 वोल्ट इधर है, 6 वोल्ट इधर है। हाँ, अब ठीक है। तो इनको कंबाइन करते तो ये अपोजिट पोलैरिटी में लगी है। क्यों? बड़ा डंडा छोटा और बड़ा इस तरह, तो अपोजिट में है। तो इसका 12, इसका 6 और 3 18, तो 18 ज़्यादा बड़ा है, 12 कम है, तो डिफरेंस कितना आया 6 बाय 3 और 6 9। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिंगल बैटरी हो गई जो इस तरह की पोलैरिटी में है। 18 - 12 6/9 2/3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 वोल्ट 4 ओम। और अब यहां से देखें तो इस लूप में जाते, अब सिंगल लूप है, तो 6 वोल्ट - 2/3 बाय आर इक्विवेलेंट, 4 और 2 6, 18 - 2 16, 18 - 2 16 बाय 18, 8/9 एम्पियर ऊपर आ गया। तो यहां से करंट गया 8/9 एम्पियर, यहां से करंट गया 8/9 एम्पियर। अब देखिए, ये ऑलरेडी ग्राउंड था, ये ग्राउंड था, तो इसका वोल्टेज कितना हो गया 6, इसका वोल्टेज कितना हो गया ड्रॉप 6 - 4 × 8/9, 54 - 32/9 22/9 वोल्ट। तो ये 22/9, तो इसका वोल्टेज हमें मिल चुका है 22/9 वोल्ट। अब मुझे चाहिए मिडिल ब्रांच से करंट, तो मिडिल ब्रांच से करंट चाहिए तो बिल्कुल आसान सा, यहीं से देख लो, इसका 22/9 मिल चुका है, इसका कितना है 0, तो इसका कितना है 3, तो करंट कितना आया, वैसे 3 ज़्यादा बड़ा है, 3 - 22/9 बाय 3, 27 - 22 5/27, 5/27 एम्पियर इसमें से निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, P और Q का पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पॉइंट खो जाते हैं। जैसे आपका ये P पॉइंट यहां था, यहां P पॉइंट गुम गया। हाँ, Q तो शायद वहीं के वहीं है, लेकिन ये बीच के पॉइंट खो गए हैं। तो अगर आपको उनका एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है तो वापस से आपको ओरिजिनल फिगर पे जाना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हमें यहां का करंट पता है 8/9 एम्पियर, ये 0 है, यहां से 2 बढ़ा 3 × 8/9 घटा, ये Vp की वैल्यू आ गई, और शुरुआत किससे की थी 0, समझ गए। तो 2 - 8/3 Vp -2/3 वोल्ट, -2/3 वोल्ट। Q अगर यहां था तो 22/9 वोल्ट, करंट थ्रू मिडिल ब्रांच 5/27। कैलकुलेशन देख लेना, गंदे से कैलकुलेशन थे, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो उम्मीद है ये जुगाड़ समझ में आ गई होगी अब, कि जो हम जुगाड़ के तौर पे यूज कर रहे हैं R1 R2 E1 E2,
इसको ऐसे कंबाइन किया और इसको हमने ऐसे कंबाइन किया, R1 R2 E1 E2। तो यहां बैटरी सीधी जुड़ गई, रेजिस्टेंस सीधे जुड़ गए। लेकिन यहां जो बैटरी जुड़ी हैं वो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट आ गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो देखिए सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो दोनों से भी बड़ा है, पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस है वो दोनों से भी छोटा है। सीरीज में जो ईएमएफ है वो डायरेक्ट ऐड हो गए, अगर सेम पोलैरिटी है तो ईएमएफ दोनों से ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ईएमएफ E1 और E2 के बीच में कुछ आएगा, और बीच में कितना वो R1 R2 पे भी डिपेंड करेगा। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम सेल ऐसे लगाते हैं, अगर आइडेंटिकल सेल लगा रहे हैं, ये 3 आपने 1.5 वोल्ट के सेल लगा दिए, तो एक सिंगल सेल के बराबर हो गया जो कि 4.5 वोल्ट का है। लेकिन जरा सोचिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका 3R हो गया है। तो सीरीज में जब आप लगाते हो तो सीरीज में ईएमएफ बढ़ जाता है, एक फायदा हो गया, एक नुकसान हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। पैरेलल में जब आप इन्हीं को लगाते हो, पैरेलल में कैसे लगाएंगे, ऐसे, ये टर्मिनल सभी कॉमन, ये टर्मिनल सभी कॉमन, ये पैरेलल में, तो ये सिंगल बनेगा, वही 1.5 वोल्ट वाले हैं। तो ये अभी भी 1.5 वोल्ट की ही बैटरी है, तो ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा कहीं तो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 हो गया, ठीक है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो ये ज्यादा पावर सप्लाई कर पाएगा, इसमें से ज्यादा करंट जा पाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ बढ़ाना है, सीरीज में यूज करिए, और अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस घटाना है या ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, उसी वोल्टेज पे ज्यादा पावर चाहिए, तो पैरेलल में लगाइए, ठीक है। तो शायद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसमें एक बात तय है, अगर मैंने यहां बैटरी उल्टी लगा दी, एक बैटरी उल्टी लगा दी, तो ये इक्विवेलेंट क्या बनता, ये 1.5 जुड़ते ये 1.5 घटता, लेकिन रेजिस्टेंस तो अब भी डायरेक्ट ऐड होंगे, ये 3R ही रहेगा। अब जरा सोचिए अगर मैंने यहां बैटरी उल्टी लगा दी होती तो क्या होता। शायद ये समझ गया, ये R/3 वाली बात तो अब भी सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस के तीनों कंबाइन होंगे, R पैरेलल में R/3। इनको ईएमएफ से लेने ही देना नहीं था इस वैल्यू को। ईएमएफ कितना है वो हम सोचेंगे, कैसे, R 1.5 वोल्ट, R 1.5 वोल्ट, R 1.5 वोल्ट, इनका इक्विवेलेंट चाहिए, तो पहले इन दो को कंबाइन कर लो। इन दो को क्यों, क्योंकि ये आसान है, दिस इनटू दिस, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इन दोनों को कंबाइन किया, R/2 आया, और ये हो गया 0। अब हम इसको कंबाइन करें 1.5 को R के साथ, तो 1.5 इंटू 0, R इंटू 0, सॉरी 1.5 इंटू R/2, R इंटू 0 अपॉन R प्लस R/2। तो ये कितना बना, 1.5 बाय दिस 0.5 वोल्ट की बैटरी। आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते थे, एक 1.5 वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 1/2 रेशो 1 में बंटना है, तो अपने आप 0.5 आया। तो जरा देखिए बैटरी कितनी बन गई, 0.5 वोल्ट की, ठीक है। तो ये 0.5 वोल्ट और R/3, तो बैटरी के कनेक्शन अगर उल्टे कर दोगे तो ईएमएफ उल्टा आएगा, इक्विवेलेंट कुछ और बनेगा। यही वजह है कि अगर आपने बैटरी 2 ऐसी लगा दी और पैरेलल में कनेक्ट कर दी, सप्लाई बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट कट जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकली जो बैटरी कनेक्ट करते हैं उनका क्या मीनिंग है, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1/2 विद सेम पोलैरिटी, करंट थ्रू अननोन रेजिस्टेंस R। और इस पूरे सिस्टम को दरअसल क्या है, सेल ये होता है, और सेल के कॉम्बिनेशन जो होते हैं इन्हें हम बैटरी कहते हैं। ये बैटरी है, जनरली बैटरी का सिंबल ऐसा कुछ होता है, मतलब सिंगल बना है मतलब सेल है, और ये बना है मतलब दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
तो हमने 12 सेल कंबाइन किए, 24 सेल कंबाइन किए और 24 सेल कंबाइन किए सीरीज में, तो 48 वोल्ट हो गया होगा, रेजिस्टेंस कुछ आ गया होगा, ठीक है। और पूरी बैटरी को हमने रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया है। क्वेश्चन ऐसा है। चलो तो समझते हैं। पहले पार्ट में हमने ऐसी 24 सेल्स यूज करके एक बैटरी बनाई। ये पूरी हमारी एक सिंगल बैटरी है, ये हमने रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करना है। तो ये कुछ हमारा, ये बैटरी बनाई, ये रेजिस्टेंस आर, ये इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये 24 बार ये सीधे सीधे जुड़ेगा तो 48 वोल्ट हो जाएगा। हर उसका रेजिस्टेंस 1/2 है, तो 24 बार 1/2 मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। ये आर है। क्वेश्चन में दिया है कि करंट तो 3 एम्पियर आ रहा है, तो आंसर आया 48/12 + 4 = 3 एम्पियर, मतलब रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मिल गया। अब क्वेश्चन में एक दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट कहा है कि करंट रिड्यूसेस टू 2 एम्पियर द पोलैरिटी ऑफ n ऑफ द सेल्स। इनमें से n सेल की हमने पोलैरिटी पलट दी, तो हमने n सेल की पोलैरिटी पलट दी, मतलब ये उल्टे लगा दिए, तो जो जुड़ रहे थे वो घटेंगे। तो पहले आ रहा था 24 × 2 वोल्ट, अब आएगा n × 2, मत करना 2n × 2। जरा सोचिए कि अगर आप एक बैटरी उल्टी लगाते तो 24 वोल्ट की जगह 22 वोल्ट नहीं होता, ये 20 वोल्ट होता। क्यों? एक तो खुद उल्टा हो गया और उसने एक को काट भी दिया होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, 2 2 2 24 बार जोड़ रहे थे। अब आपने एक का -2 कर दिया, +2 की जगह -2 कर दिया, तो डिफरेंस 2 का नहीं आया, डिफरेंस 4 का आया है। तो n बैटरी पलटने से 24e - 2ne आंसर आएगा, n ही नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस तो nr ही होगा, 24r ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जब ऐसे कंबाइन किए और कुछ बैटरी पलट के कंबाइन कर दी, ये n है, ये 24 - n है, तो हम इसको ऐसे सोच सकते थे, ये 24 - ne, रेजिस्टेंस 24 - nr, और ये इस तरफ बैटरी बनी ne, रेजिस्टेंस बना nr। और अब इसको जब हम कंबाइन करते तो 24 - n, तो ये 24 - 2ne बन जाता, लेकिन रेजिस्टेंस तो सीधे 24r ही बनता। -24 - 2n e की वैल्यू, e रहने दो, ये कितना आया 24r। एक्सटर्नल कितना है r हमारा 4 ओम। करंट क्वेश्चन में कितना कहा है 2 एम्पियर। तो टोटल 24 - 2n e by 24r + 4 = 2। e की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 24 - 2n × 2, 12 + 4 = 2। ठीक है, 12 और 4 16, 24 - 2n = 16, n = 4। मतलब हमने 4 बैटरी उल्टी करके लगाई होंगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, और अब चेंज क्या है, यही 24 सेल्स ही है। If these 24 cells are connected with same polarity, इस बार polarity मैंने सेम कही, in n rows of equal number of cells, find n so as to obtain maximum amount of current through R, और R कितना है 4 ओम। अब जरा समझिए ये मैं क्या कह रहा हूं कि ये हम 24 ऐसे भी बना सकते थे कि हम 2 रो लें, 12 12 के 2 रो लिए,
या फिर हम 8 8 के 3 ले लें, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, 6 6 के 4, ऐसे कई बन सकते थे जितने भी इसके फैक्टर होते। इनमें से कौन सा वाला आएगा जिसमें इसमें से करंट सबसे ज्यादा आएगा? इसमें तो चलो फैक्टर उतने ज्यादा है नहीं, तो हम गिने चुने हैं कि आप 24 × 1 12 × 2, ठीक है, 8 × 3 6 × 4 4 × 6 3 × 8 2 × 12 1 × 24, ये सभी केसेस में करंट निकाल लो, जिसमें आ जाए वो आंसर है। लेकिन ये फीजिबल नहीं होता अगर ये काफी बड़ा दिया होता अमाउंट, 24 की जगह 240 दिया होता। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि मैं मान लेता हूं कि n रोज हैं, n रोज हैं, ईच कंटेन्स 24/n सेल्स इन सीरीज। सोचो, n रोज हैं, हर रो में 24/n सेल्स सीरीज में है। इसका मतलब ये जो बनता 24/n e और ये बनता 24/n r, और इसके भी n रोज। सोचो, ठीक है, तो ये 24/n सेल सीरीज में है, तो E जुड़ता गया 24/n बार, रेजिस्टेंस जुड़ता गया। अब ये n रोज हैं तो इनको एक सिंगल से रिप्लेस करते, और शायद ये आप समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो तो खुद से निकाल के देख लो। E R, तो इनका इक्विवेलेंट EMF E ही रहेगा, रेजिस्टेंस R/3, जैसे मैंने सेल्स में बताया था। आप चाहें तो इन दो को कंबाइन कर लो, फिर तीसरे से कंबाइन कर दो, या EMF सेम है तो किसी भी रेशियो में बांटो, आंसर ही आएगा। चलो, तो ये बना 24/n E, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस this/n हो जाएगा। सोचो, इन सभी का EMF तो इतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 24/n का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अब हम इसको कैपिटल R से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से करंट जाएगा इस तरह, कितना जाएगा करंट? तो टोटल इक्विवेलेंट बैटरी बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये। अब E की वैल्यू कितनी थी? 2, स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी? 1/2, R की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 48/n 12/n स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, n ऊपर भेजा तो 48n/12 प्लस 4n स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दो, 12n/3 प्लस n स्क्वायर, ये बना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा है। दरअसल क्या है, एक सीरीज है n के टर्म में, और इस सीरीज का हमें लार्जेस्ट टर्म चाहिए। याद करिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने मैक्सिमा मिनिमा करना सिखाया था इनका, कि हम मैक्सिमा मिनिमा करते तो f ऑफ x मानते 12x/3 प्लस एक्स स्क्वायर, AMGM लगा सकते हैं, चाहें तो x से डिवाइड करके, x से डिवाइड कर दो, AMGM आ जाएगा। तो ये मिनिमम कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे, जब x की वैल्यू √3 आएगी, या मैक्सिमम मिनिमा। x की वैल्यू √3 पे ये टर्म मिनिमम होगा, ओवरऑल टर्म मैक्सिमम होगा। तो x की वैल्यू √3 हमारा आंसर है, लेकिन √3 तो आप रोज नहीं ले सकते, मतलब आंसर आया 1.732, इसका मतलब आंसर 1 से 2 के बीच में है। तो या तो x = 1 पे मैक्सिमा है, या x = 2 पे मैक्सिमा है। तो इन दोनों पे चेक कर लो, n की वैल्यू 1 रखो तो 12/3 + 1 4, 3 एम्पियर आया। n की वैल्यू 2 रखो, 24/4 और 3 7, ये 3 से बड़ा आया, तो n = 2 पे मैक्सिमा है। इस n = 2 पे मैक्सिमा है, इसका मतलब 12 सेल्स और 12 सेल्स के 2 रोज बनाएंगे, तब करंट सबसे ज्यादा आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहां मुझे ये बात भी याद दिलानी थी कि अगर सीक्वेंस है और उसमें मैक्सिमम टर्म चाहिए, n इंटीजर होता है, वेरिएबल मान के आंसर निकालते हैं, लेकिन आप अगर नॉन इंटीग्रल आंसर आया तो उन दो के बीच में कहीं आएगा, दोनों पे चेक लगाना पड़ेगा।
चलो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये दूसरी बैटरी है जो अलग है, 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन, ये 1 ओम से कनेक्ट किया। यू हैव टू फाइंड स्मॉल आर सच दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 वोल्ट 1 ओम, लेकिन इस बार ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। ध्यान दीजिए, एरो जो लगाते हैं ये वेरिएबल का सिस्टम है, मतलब सिंबल है, मतलब x कैन बी वेरीड। तो x वेरिएबल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है सच दैट इस पे पावर मैक्सिमम आए, और वो मैक्सिमम पावर बतानी भी है। लास्ट क्वेश्चन मोर और लेस वही है जो मैंने कुछ देर पहले दिया था। एक बैटरी में 48 सेल्स हैं, सभी सेल्स 3 वोल्ट 1/2 रेजिस्टेंस के हैं। इक्वल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, तो वैसे ही कनेक्ट करना है कि ऐसे n रोज हैं, सभी रो में बराबर आने। फाइंड नंबर ऑफ रोज सच दैट करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम से बैटरी को कनेक्ट किया, यू हैव टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट। एंड सेकेंड इज करंट 0 आ जाए जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करें 6 वोल्ट और 1 ओम की। 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 ओम उस बैटरी का ईएमएफ है। करंट 0 आना चाहिए, ऑब्वियसली रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट करेंगे तभी कटेंगी बैटरी। करिए तीनों। चलो सॉल्यूशन देखिए। पहले ही क्वेश्चन में यहां वोल्टेज ड्रॉप 0 चाहिए, तो पहले हम इसको सिंगल बैटरी से रिप्लेस करें। 3 वोल्ट, 2 बैटरी तो 3 वोल्ट रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस 2/3 ओम हो जाएगा। ये 2 वोल्ट 1 ओम, ये भी 1 ओम। करंट गया यहां से, तो करंट कितना गया? तो करंट गया 3 और 2 5 वोल्ट, सॉरी ये आर ओम है, ये पता नहीं। 5/2/3 प्लस आर प्लस 1, ये करंट गया। तो इसको चाहे तो हम सुधार सकते हैं, तो 15/5 प्लस आर, ये करंट है। ठीक है, अब हमें इसके अक्रॉस ड्रॉप 0 चाहिए। इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या आएगा? ई माइनस आई आर, डिस्चार्ज हो रही है। ई कितना है? 2 आई आर, और ये चीज 0 होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15/5 प्लस आर इनटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। 10 प्लस 2R इज इक्वल टू 15R। सही, R इज इक्वल टू 10/13 O। ये पहले पार्ट का आंसर। चलो क्वेश्चन 2 में, तो करंट हम निकालें तो करंट इससे कितना आएगा? तो पहले पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, तो I²R फॉर्मूला लगेगा सीधे, तो I² इंटू एक्स, और I की वैल्यू 6 अपॉन करंट x प्लस 1, R इक्विवेलेंट x प्लस 1, बैटरी ये है I² R, 36x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करना है। वंस अगेन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा, क्यों? x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा है नीचे, x से डिवाइड करो, x प्लस 2 प्लस 1 बाय x, और ये 36 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 2। इसका मैक्सिमा चाहिए। इसका मैक्सिमा तब आएगा जब इसका मिनिमा आएगा, यही तो इकलौती चीज वेरिएबल है। और इसका मिनिमा कब आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2, और कब होती है? जब x की वैल्यू 1 ओम आती है। मैक्सिमम मिनिमा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पे मिनिमा आएगा, और x की वैल्यू 1 यहां छाप दो, तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6 अपॉन 1 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर इंटू 1, 9 वॉट। तो 9 वॉट है जो मैक्सिमम पावर हम ले सकते हैं, और कब? जब x की वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 48 सेल्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि हमने n रोज लिए, तो यहां 48/n E और n सेल्स ऐसे हैं, तो सिंगल बैटरी बन गई 48/n E, लेकिन रेजिस्टेंस हो गया R कितना? NR,
सॉरी 48/nr, और रेजिस्टेंस हो गया 48/n² r। पहले क्वेश्चन में हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम से कनेक्ट किया, तो करंट आया 48/ne अपॉन 48/n² r प्लस r एक्सटर्नल कितना है, अच्छा सा दिया होगा 12, ठीक है। n अलग किया 48e, ये n नीचे भेजा तो 48/n इंटू स्मॉल r 1/2 प्लस 12n, ठीक है। n से 24, 48e बाय 24/n प्लस 12n, 12 से काट दो, 4e बाय 2/n प्लस n, तो मैक्सिमम मिनिमा तो n की वैल्यू √2 आ गई। √2 मतलब n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पे कंपेयर करना है, n की वैल्यू 1 पे निकालो तो 4/3, n की वैल्यू 2 पे निकालो, n की वैल्यू 2 पे, तो ये भी 4/3, तो 1 और 2 दोनों पे आंसर बराबर आया, ठीक, अच्छी बात है। तो n की वैल्यू 1 और 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, करंट, हाँ सेकंड तो बहुत ही टप्पा था। बैटरी हमने 6 वोल्ट की कनेक्ट की और करंट नहीं जाना चाहिए, और करंट तभी नहीं जाएगा जब ये दोनों बैटरी कट जाएंगी। तो जब 48/n E की वैल्यू 6 होगी, E कितना है 3 वोल्ट, ठीक है, 3 से 2 बार काटा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो n की वैल्यू आ गई अपनी 24, ठीक है, मतलब 24 रोज होंगे और 2 आएंगे तो 6 वोल्ट, बिल्कुल सही। मतलब सिंपली क्या है कि 2 सेल ऐसे लगा दो, तो 3 वोल्ट और इसके 24 ले लो, 24 पार्ट ऐसे ले लो।